नमस्ते, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हम लोग ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बात करेंगे। सर, जैसे कि आज का विषय रखा हुआ है रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करें, तो मैं आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहूंगी रक्तचाप किसे कहते हैं। उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बीमारी भारत में लगभग 30% लोगों को है। 30% लोगों मतलब हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है और तीसरा व्यक्ति, इसका मतलब कि यह बीमारी धीरे धीरे भारत में एक विकराल रूप ले रही है। और इस ब्लड प्रेशर की बीमारी में ऐसा पाया गया है कि केवल 20 या 25% मरीज ही पूरी तरीके से ब्लड प्रेशर नियंत्रित है। 70 से 80% लोगों का ब्लड प्रेशर नियंत्रित है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे एफर्ट्स की जरूरत है। सर, जैसे कि अभी हमने जाना रक्तचाप क्या होता है, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी रक्तचाप कितने प्रकार का होता है एवं इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो एक रक्तचाप को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बता सकते हैं। एक तो प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जिनको किसी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन कोई ऐसा कारण नहीं है जिसका आप तुरंत इलाज करें और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। जैसे कि किडनी की नसों में सिकुड़न, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हार्ट की मेन नस में सिकुड़न, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कुछ सेकेंडरी कॉज हार्मोन की डेफिशिएंट बीमारी उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर ये सब बीमारी नहीं है तो उसको प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। जबकि दूसरी तरीके के हाइपरटेंशन, जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो उसमें किसी न किसी वजह से मरीज को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और धीरे धीरे अगर जब आप उस कारण को ठीक करते हैं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जानने योग्य बात यह है कि दोनों तरीके के ब्लड प्रेशर में या उच्च रक्तचाप में, चाहे तो इसेंशियल हो या सेकेंडरी हो, दोनों तरीके के रक्तचाप में आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। इसेंशियल हाइपरटेंशन में लंबे समय तक दवाई की जरूरत पड़ती है आपको और कई बार आपको दवाई लगातार खानी पड़ सकती है। और लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जैसे ही कारण चला जाता है ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। यह बात इम्पोर्टेंट। सर, जैसे कि अभी हमने जाना यह कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण, मैं आपसे जानना चाहूंगी रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, जो आज का हमारा विषय भी है, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। 50% से ऊपर लोग जो है वो अनियंत्रित रक्तचाप का शिकार है। और ये अनियंत्रित रक्तचाप कई बार उनको तब पता चलता है जब पहली बार उनको या तो स्ट्रोक हो रहा होता है, इसको लकवा बोलते हैं, हार्ट अटैक हो रहा होता है, जिसको एमआई बोलते हैं, या फिर हार्ट फेलियर, जो सांस फूलने की शिकायत होती है। तब उनको पहली बार पता चलता है कि हाँ, हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है, जो कि पहले से साइलेंट पड़ी हुई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरीके के अनियंत्रित रक्तचाप के मरीज बहुत ज्यादा हैं और इसमें से काफी सारे मरीज ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई पे हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर उनकी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा है और क्योंकि उनको या तो लक्षण नहीं है या वो अपने बीपी की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। कोई बिजी है, किसी के पास मशीन नहीं है, या कोई अपना किसी वजह से बीपी का मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं और उनका जब भी वो हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका उच्च रक्तचाप उनको पता चलता है और वह रक्तचाप उनका कई लेवल से ज्यादा होता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए अगर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो जब भी वो हॉस्पिटल जाता है या अपने डॉक्टर को दिखाता है तो ब्लड प्रेशर 160 या 170 मिलता है। वो बीपी की दवाई खा रहा होता है लेकिन उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती, तो वो समझता है कि उनका सब कुछ ठीक चल रहा है। और लेकिन हर बार बीपी आप उसके कागजों में लंबे समय से देखेंगे तो बीपी 160 170 चल रहा होता है। घर में ब्लड प्रेशर वो नापता नहीं। तो इन सब वजह से अनियंत्रित रक्तचाप की बहुत बड़ी समस्या डे टू डे ओपीडी में हमारे पास, डे टू डे ओपीडी में हमारे पास आती है। तो हम चाहते हैं कि इस बीमारी को, इस अनियंत्रित रक्तचाप को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए जागरूकता और सोशल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
जो हमारे इस टॉक का उद्देश्य है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने भी बताया अनियंत्रित रक्तचाप, यदि इसे समय पर इसका इलाज नहीं कराया गया, तो व्यक्ति को आगे क्या अन्य और स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं? तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दोनों महामारी है इंडिया में, और इनसे शरीर के सारे अंग अफेक्ट होते हैं। तो अगर रक्तचाप की बात करें तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, लंबे समय से कैल्शियम का जमा हो जाना, वॉल में सिकुड़न, उसके बाद दिमाग में लकवे की शिकार, उसके बाद किडनी की नसों में किडनी सीकेडी हो जाना, क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाना, और शरीर की पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो जाना, शरीर की रक्त कोशिकाओं में सिकुड़न हो जाना। तो हर शरीर का अंग, आंखों में रेटिनोपैथी हो जाना और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाना, तो शरीर का कोई अंग नहीं है जिसमें ये अपनी रक्त कोशिकाएं को इन्वॉल्व ना करता है और ये नुकसान पहुंचाता है। तो ब्लड प्रेशर शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये साइलेंट किलर होता है। यह ज्यादा घातक बाकी बीमारियों से क्यों है? क्योंकि ये साइलेंट किलर होता है। आपका ब्लड प्रेशर 170 हो सकता है 5 सालों से पड़ा हुआ हो, आपका हार्ट मोटा हो जाए, आपके हार्ट में वॉल में लीकेज शुरू हो जाए और आपको पता नहीं हो। आप जब ब्लड प्रेशर अपना नापें, अपनी बीपी की दवाई शुरू करें, लेकिन तब तक हार्ट और किडनी को शायद पहले ही डैमेज कर चुका होता है वो। तो इसलिए आज का लिए रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि अपना हर साल में आपका, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हर साल में 2 या 3 बार ब्लड प्रेशर नापें। हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट और रेगुलर चेकअप होना चाहिए हर साल में एक बार। पीडियाट्रिक के लिए, बच्चों के लिए भी आजकल रिकमेंडेशन हो गया है कम से कम 5 साल की उम्र तक कम से कम उसका एक बच्चों के चेकअप में ब्लड प्रेशर एक रूटीन नहीं है। आप हमारे जितने भी पीडियाट्रिशियन और बच्चों के रोग के विशेषज्ञ हैं, उनके उनके ब्लड प्रेशर नापना बहुत कॉमन नहीं होता है उनके लिए, लेकिन ऐसा रिकमेंडेशन है और कई लोग इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला भी रहे हैं। और सराहनीय कदम है ये कि एक बार कम से कम बच्चों का ब्लड प्रेशर 5 साल के ऊपर एक बार नापना चाहिए, जिससे समय से पहले होने वाले क्रोनिक किडनी डिसीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज और अन्य बीमारियां, हाइपरटेंशन की बीमारियां, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन की बीमारियां पहले से पता चल जाए और उनका इलाज चल जाए। तो ये उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए सही समय पर उसका निदान, उसका डायग्नोसिस होना जरूरी है। वह तभी संभव है जब आप उसका रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहें। तो ऐसा देखा गया है कि जब कोई सर्जरी के लिए जा रहा है, कोई एपेंडिसेक्टोमी सर्जरी के लिए जा रहा है, कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जा रहा है, उस टाइम पे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम बहुत सारे कैंप्स करते हैं, हम सोसाइटीज को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, शुगर से आपका डायबिटीज और ईसीजी से आपके हार्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो निकल आती है। तो इससे हम हजारों लोगों को अभी तक स्क्रीन कर चुके हैं, जिसमें हमारे हार्ट एक्सप्रेस की टीम का बहुत बड़ा योगदान है। और हार्ट एक्सप्रेस आपके जगह जगह जाती है और इस सब चीज़ों का कनेक्ट करती है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में ये बहुत बड़ी जरूरत है कि समय से उसका परीक्षण हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, ब्लड प्रेशर के मरीजों को खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके का उनको खाना खाना चाहिए? और नमक के लिए हमने कुछ जैसे सुना होता है कि ज़्यादा नहीं लेना है, तो इस बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? नमक खाने में कम रखना है। जो डाइटरी रिकमेंडेशन है उस उम्र के लिए फ्रूट के, वो आपको उसको फॉलो करना है। बट लो सॉल्ट डाइट, वो नमक किसी भी टाइप का हो सकता है। कई लोग पूछते हैं कि ये वाला नमक खाएं, ये वाला नमक खाएं। कोरोना के बाद से अधिकांश घरों में सेंधा नमक आ चुका है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किस टाइप का नमक खाएं, इसमें कोई भी सुपीरियरिटी हमारे पास नहीं है कि ये नमक सुपीरियर है, ये नमक इंफीरियर है। जो भी नमक खाएं वो उसको कम मात्रा में खाना है। नमक के साथ साथ ब्लड प्रेशर के मरीज को अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। तो जब वो लोग अपना कम तेल वसा वाला खाना खाएं, इसका मतलब ये नहीं कि रूखा सूखा खाना खाएं। जितना उपयुक्त वसा होनी चाहिए आपके खाने में उतना आपको लेना है। लेकिन नमक, जो भी रक्तचाप के मरीज हैं उनको नमक के साथ साथ वसा का भी ख्याल रखना है। इसी तरह से ASCVD रिस्क फैक्टर जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने रिकमेंड किया है, उसमें हर ब्लड प्रेशर वाले मरीज का हम कोलेस्ट्रॉल भी चेक करते हैं। और ऐसा पाया जाता है कि उसी कोलेस्ट्रॉल को, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है ब्लड प्रेशर वाले मरीज का, तो आगे हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम हर ब्लड प्रेशर वाले मरीज का कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, उसका स्कोर देखते हैं
और जिन मरीजों का स्कोर भविष्य में हार्ट की बीमारी होने का स्कोर ज़्यादा होता है, उन सभी मरीजों को कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी स्टार्ट करते हैं, जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी तरीके की हार्ट की बीमारी या स्ट्रोक की बीमारी या सीवीएस कोई बीमारी होती है, वो कंट्रोल रह जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा ब्लड प्रेशर के मरीजों के बारे में, और जिससे कि भविष्य उनका सुरक्षित रह सके। सर, आज के विषय को यहाँ समाप्त करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी, अंत में शेल्बी परिवार की ओर से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो शेल्बी परिवार की तरफ से ब्लड प्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट संदेश ये है कि समय पे इसका निदान करवाएं, लगातार दवाई खाएं, इस दिमाग को भ्रम को निकाल दें दिमाग से कि मरीज बीपी की दवाई खाने से ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की आदत पड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मरीज यंग मरीज जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई पिछले कई सालों से खा रहे थे, तो उनको कुछ इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे नमक कम करना, वजन कम करना, एक्टिविटी करना। उनके 20% से ऊपर मरीज ऐसे हैं जिनकी बीपी की दवाई बंद हो जाती है। अधिकांश मरीज को बीपी की दवाई चल रही होती है, लेकिन 20% से ऊपर मरीज है, तो हो सकता है आप उनमें से लकी हो। तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दवाइयों के साथ कंट्रोल है या दवाई के बिना कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेकंड पॉइंट ये हुआ कि आप अपना बीपी की दवाई रेगुलर खाएं और बीपी को नियंत्रित रखें। थर्ड पॉइंट, अनियंत्रित रक्तचाप के लिए कुछ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जांचें होती हैं, जो शेल्बी अस्पताल में उपलब्ध हैं और डे केयर में सुविधाएं। तो उन सभी कारणों का उपयोग करें, को ठीक करें। थायराइड हुआ, कॉर्टिशन कॉर्टियोटा हुआ, किडनी की बीमारी हुई, ये सभी खराब बीमारियां हैं और इनसे पता चल जाता है कि बीपी को मॉनिटर करें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ठीक करें। तो जैसे ही आप एक्टिव होते हैं, खेलने कूदने लगते हैं, अपने जीवन में एक स्पोर्ट्स को लाएं, एक खेल को लाएं और खेलना शुरू करें। तो जिससे जो आपको आने वाले समय में आप एक्टिव हो जाएंगे, वजन कम होगा। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे आपका वजन कम होता जाता है, वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, जैसे आपका वजन आपकी उम्र के हिसाब से ठीक हो जाता है। तो कई बार ये ओबेसिटी सिंड्रोम एक्स का ही पार्ट होता है और वो इसी से बीमारी पता चलती है। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे भी ऐसे रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम